घोड़ो अड़े पान सड़े विद्या बिसर जाए अंगारे पर रोटी जले कोई बताओ उपाय। ये बात बोली थी बादशाह अकबर ने बीरबल को और बोला कि 3 शब्दों के अंदर उत्तर दो, कि 3 शब्दों में इसका उत्तर दो, ये बात है। तो बीरबल भी बड़े होशियार थे, तो बीरबल ने 3 शब्दों में उत्तर दिया, फेरा नहीं था। ये 3 शब्द थे बीरबल के कि भाई फेरा नहीं था। तो घोड़ो अड़े, घोड़ा अगर नहीं टहलाया जाए, उसे सुबह सुबह फिराया नहीं जाए तो वो अड़ने लगता है। पान सड़े, अगर पान को भी फेरा नहीं जाता, एक जैसे रख दिया जाता है तो वो सड़ जाता है। और अंगारे पे रोटी जले, अंगारों के ऊपर अगर रोटी सेकी जाती है, उसको भी नहीं फेरा जाता है तो वो भी जल जाती है। और हमारे लिए क्या प्रासंगिकता है, विद्या बिसर जाए, अगर विद्या को भी फेरा नहीं जाता, अर्थात विद्या का आपका रिवीजन नहीं किया जाता, उसका दोहराव नहीं किया जाता, तो विद्या भी हमसे बिसर जाती है। तो ये हम जो मेहनत कर रहे हैं उस पर भी लागू होती है, क्योंकि 15 अक्टूबर अभी 2-3 दिन पहले ही हमने सेकंड ग्रेड इंग्लिश की शुरुआत कर दी है। अगर मैं पढ़ाता जाऊंगा, आप पढ़ते जाओगे, अगर आप रिवीजन नहीं करोगे तो आपसे भी विद्या बिसर जाएगी। तो करना क्या है, सरोजिनी नायडू, आर के नारायण हमने पढ़ लिया है, तो इसका रिवीजन भी साथ साथ में करते हुए चलेंगे। तो थोड़ा सा एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। सरोजिनी नायडू, हम राइटिंग्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान देंगे, बाकी चीज़ों पे कम देंगे। सरोजिनी नायडू ने 4 वॉल्यूम लिखे। पहला 1905 के अंदर द गोल्डन थ्रेशोल्ड, दूसरा आपका 1912 के अंदर द बर्ड ऑफ टाइम, तीसरा आपका 1917 के अंदर द ब्रोकन विंग, और चौथा द फेदर ऑफ द डॉन, जो कि पोस्टह्यूमसली 1961 के अंदर आया था। ये 4 तो वॉल्यूम हो गए, और शुरुआत के 3 वॉल्यूम बनाकर एक कलेक्शन बना द सेप्टर फ्लूट, ये 5वां, और माहिर मुनीर ये हो गया आपका 6ठा, जो पर्सियन के अंदर लिखा एट दी एज ऑफ 12 है। तो ये 6 इंपॉर्टेंट आ गए। अब इनके अंदर भी अलग अलग इंपॉर्टेंट पोएम्स हैं, उनका भी ध्यान में रखेंगे। आर के नारायण की बात करें तो आर के नारायण में सबसे इंपॉर्टेंट गाइड है अपना 1958 में पब्लिकेशन, 1960 में साहित्य अकादमी अवार्ड इंग्लिश का सबसे पहला इन्हीं को मिला। राजू इसका प्रोटोगनिस्ट था, और रोजी, मार्को, गफूर, वेलन, मानी, जोसेफ ये इसके अदर कैरेक्टर थे। ये भी ध्यान रखेंगे, क्वेश्चन ऐसे आते हैं। वो डांसिंग वाला मैंने आपको बताया था ना कि वो रोजी डांसिंग करती थी, ये क्वेश्चन आ भी रखा है, तो कैरेक्टर क्या करता है ये भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा आर के नारायण की ट्रिलॉजी इंपॉर्टेंट है, स्वामी एंड फ्रेंड्स 1935, द बैचलर ऑफ आर्ट्स 1937, द इंग्लिश टीचर 1945। ये तीनों के तीनों सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल है। किसके? आर के नारायण के नॉवल है, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल। प्रोटोगनिस्ट कौन है? एक का स्वामी है, दूसरे का चंद्रन है, और तीसरे का कृष्णा है। एक इंग्लिश टीचर है, एक कॉलेज बॉय है, एक स्कूल बॉय है। तो इस तरीके से ध्यान में रखेंगे। और मालगुड़ी क्या है? फिक्शनल टाउन है आर के नारायण का। जब भी आर के नारायण आता है तो मालगुड़ी साथ साथ में चला आता है। ठीक है दोस्तों, तो ये हो गया एक क्विक रिवीजन हमारा। तो फेरा नहीं था, तो मेरे दोस्तों आप भी रिवीजन बराबर करते जाइए। कुछ दिनों के अंदर अपन इनके टेस्ट भी स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? तो उससे अच्छा आपका तैयारी हो जाएगा। तो रविंद्रनाथ टैगोर के साथ में आज अपन आगे बढ़ेंगे। ये क्लास नंबर 3 है। कल थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था इसलिए क्लास नहीं हो पाया। आज का क्लास है जो रविंद्रनाथ टैगोर का है। ये एकमात्र ऐसे हैं जो जिनको नोबेल प्राइज़ मिला, और किसी हमारे 15 इंडियन राइटर हैं जिनमें से किसी को भी अगर बोलें उनके अलावा भी किसी को मिला ही नहीं है, रविंद्रनाथ टैगोर को ही मिला है। ठीक है, लिटरेचर के अंदर रिवीजन करते रहिएगा। फेरा नहीं था तो मैं बार बार आपसे यही बोलूँगा, फेरते रहिए। ठीक है दोस्तों, तो क्या करना है आपको? फेरते रहना है। किसको? हमारे सिलेबस को। व्हाट निकनेम वाज सरोजिनी नायडू, सॉरी ये इसका आ गया, आगे चलते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर इज नोन बाय विच ऑफ द फॉलोइंग टाइटल्स? रविंद्रनाथ टैगोर को कौन से टाइटल से जाना जाता है? अन्य नाम क्या है, अदर नेम क्या है? देखते हैं। द पोएट ऑफ द पीपल एंड द सेज ऑफ इंडिया, बिल्कुल नहीं। गुरुदेव एंड द बार्ड ऑफ
बंगाल, बिल्कुल सही जवाब ये होगा, द बार्ड ऑफ बंगाल। बार्ड का मतलब ही पोएट ही होता है, ठीक है। गुरुदेव नाम से जाने जाते थे और आपके द बार्ड ऑफ बंगाल के नाम से भी जाने जाते थे। और क्या क्या नाम थे इनके? और इनके नाम थे, देखिए, एक तो था इनका नाम कवि गुरु, एक नाम था विश्व कवि, एक तो इनका नाम था कवि गुरु, एक इनका नाम था विश्व कवि। विश्व कवि भी इन्हीं को ही बोलते थे, महर्षि भी इनको ही बोलते थे और इंडियन पोएट लॉरिएट भी इनको ही बोलते थे। महर्षि और आपका इंडियन पोएट लॉरिएट, ये भी इन्हीं का ही नाम था। और क्या नाम था? द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट, द फादर ऑफ मॉडर्न, द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट, ये भी इन्हीं का नाम था। बहुत सारे अदर नेम है इनके। ए प्योर पोएट भी इन्हीं का ही नाम है, द सन ऑफ इंडिया भी इन्हीं का ही नाम है, प्योर पोएट, द सन ऑफ इंडिया, द सन ऑफ इंडिया और प्योर पोएट भी इन्हीं का ही नाम है। देखिए, ये जब भी नाम आएंगे आप दिमाग में छाप के रखिएगा, ये सारे के सारे नाम किसके हैं? ये सारे के सारे नाम हमारे हैं रविंद्रनाथ टैगोर के। गुरुदेव इनका नाम है, द बार्ड ऑफ बंगाल इनका नाम है, गुरुदेव इनको बोलते थे, रिस्पेक्ट करते थे इनका, बंगाल के थे, द बार्ड ऑफ बंगाल। प्योर पोएट W.B. यीट्स ने कहा था इनको, आगे क्वेश्चन भी आएगा। प्योर पोएट, कवि गुरु इन्हीं को बोला जाता था और विश्व कवि भी इन्हीं को बोला जाता था, महर्षि थे, ठीक है। इंडियन पोएट लॉरिएट, जैसे इंग्लैंड के अंदर होता है ना पोएट लॉरिएट वगैरह होते थे, ठीक है, तो इंडिया में होते नहीं है लेकिन इंडियन पोएट लॉरिएट इनको बोला जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टेज क्राफ्ट भी इन्हीं को बोला जाता है। द सन ऑफ इंडिया, ये सन ऑफ इंडिया थे, ठीक है। इन्होंने जो लिखा जो वेस्टर्न कंट्रीज तक चमकता रहा। What are the birth and death dates of रविंद्रनाथ टैगोर? भाई उनका जन्म कब हुआ और उनका डेथ कब हुआ, ये पूछ रहा है, ठीक है। ये आपका है born May 7, 1861 and died on August 7, 1941। कलकत्ता के इनका कलकत्ता के अंदर इनका जन्म हुआ था और कलकत्ता में ही इनकी मृत्यु हुई थी, ठीक है। ध्यान रखेंगे, देखो ये 61 है और यहाँ 41 है और डेट 7/7 ही है, May 7, तो मतलब 7/7/11। ये थोड़ा यहाँ पर जुगाड़ लग रहा है कि याद रह जाए, ठीक है ना। और सरोजिनी नायडू का कब हुआ था? 13 फरवरी 1879 को, 1879 को, ठीक है दोस्तों। ऐसे जब एक आए तो दूसरे को भी घुसा के याद रखने की कोशिश किया करें, जिससे हमारा फेरा नहीं था वाला प्रॉब्लम नहीं हो, हम फेरते रहो दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन विच कलेक्शन ऑफ टैगोर्स लेक्चर्स कलेक्टेड दैट वाज डिलीवर्ड बाय हिम इन द यूएसए के अंदर डिलीवर्ड किए कुछ लेक्चर्स थे, कौन से कलेक्शन के अंदर है? ये इनका एक वॉल्यूम आया था, ये गीतांजलि नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये साधना है। ये 1912 के अंदर आया था और ये एक वॉल्यूम था। ये जब अमेरिका गए थे वहाँ पर इन्होंने जो लेक्चर्स दिए, उन लेक्चर्स का सारा कलेक्शन साधना के अंदर है। अपने आप में इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। हु कॉल्ड टैगोर ए प्योर पोएट? अभी अदर नेम के अंदर मैंने आपको बताया था प्योर पोएट किसने बोला? प्योर पोएट बोला इन्होंने W.B. यीट्स ने बोला, इन्होंने नहीं बोला, प्योर पोएट बोला। क्यों बोला? क्योंकि इनकी जो पोएटिक ब्यूटी थी ना, वो बहुत W.B. यीट्स को पसंद थी और इतनी पसंद थी, इतने इम्प्रेस थे कि उन्होंने क्या करा, इसका इंट्रोडक्शन भी लिखा, इसका
इंट्रोडक्शन भी लिखा, किसका? गीतांजलि का। आगे आएगी गीतांजलि के बारे में डिटेल्ड में बात करेंगे, ठीक है दोस्तों। अभी इतना ध्यान रखिए, इंट्रोडक्शन किसने लिखा? W.B. येट्स ने लिखा, गीतांजलि का लिखा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्योर पोएट W.B. येट्स ने बोला था, मिनी, बिमला, विनोदिनी, कादम्बनी आर इंपॉर्टेंट। देखो, एक तो मिनी है, एक बिमला है, विनोदिनी है, कादम्बिनी है, आर इंपॉर्टेंट एंड मेमोरेबल कैरेक्टर्स क्रिएटेड बाई। ये 2022 में सीनियर टीचर एग्जाम के अंदर पूछा जा चुका है। तो दोस्तों ये देखिए कि बात इतनी नहीं है कि आपको नॉवल का नाम पता है, बात वहां तक जा रही है कि नॉवल के अंदर कैरेक्टर कौन है उनका नाम पूछ रहे हैं। तो ये पड़ाव तो पार करना ही है कि पहले हमको नॉवेल्स के, उनके आर्ट वर्क, जो भी वर्क है उनका नाम याद रहे, लेकिन साथ में हमें क्या ध्यान में रखना है? साथ में हमें ध्यान रखना है कि उनके कैरेक्टर्स क्या हैं और वो क्या करते थे, हो सके तो जितना हो सके याद करना है। तो इसका आंसर वैसे हो जाएगा रविंद्रनाथ टैगोर। और हमारा एक तरीका है काम करने का, हमारा काम करने का तरीका क्या है कि हम अगर PYQ आता है तो उसके आसपास जितने भी क्वेश्चन बनते हैं उन सब को लेते हैं। तो जो कुछ इम्पोर्टेंट आपके रविंद्रनाथ टैगोर के जो वर्क हैं उनके अंदर इम्पोर्टेंट कैरेक्टर हैं, उनको मैं आपके लिए लिख देता हूं। देखिए, एक आपका है काबुली वाला, एक आपका है पोस्ट मास्टर, ठीक है। और क्या है, इन दोनों के अंदर क्या है, ये सेम ही नाम है, ठीक है ना। और एक आपका है कादम्बिनी, ठीक है। ये मैं करेक्टर के नाम लिख रहा हूं अभी। कादम्बिनी किससे पूछा है? द लिविंग एंड डेड से। हेमंती, हेमंती से। ये किससे हो जाएगा? द लिविंग एंड डेड। द लिविंग एंड डेड। अब एक और है इनका हेमंती। हेमंती किससे है? हेमंती से ही है। एक है विनोदिनी, जो अभी पूछा ही अपना चोखर बाली से पूछा गया है, चोखर बाली, चोखर बाली। एग्जाम के अंदर आया भी है, ये देखिए, ये रहा विनोदिनी, ये रहा विनोदिनी आपका, ठीक है। यहां लिखते हैं विनोदिनी, ठीक है। एक हो गया आपका काबुली वाला, एक हो गया आपका पोस्ट मास्टर, एक हो गया आपका कादम्बिनी, एक हेमंती, हेमंती, विनोदिनी। अब आता है गोरा। गोरा का बिल्कुल याद रखना आसान है। गोरा का क्या हो जाएगा? गोरा का गोरा ही होगा, ठीक है, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। एंड होम एंड द वर्ल्ड से है बिमला, ठीक है। होम एंड द वर्ल्ड से है बिमला। यहां लिखते हैं, कलर चेंज करते हैं, होम, सॉरी, होम एंड द वर्ल्ड। होम एंड द वर्ल्ड हो गया। होम एंड द वर्ल्ड कौन है? बिमला है। और एक और मुझे याद आ रहा है, एक है सुमन। सुमन आपका इनका है त्याग से। सुमन इनका है त्याग से। और एक लास्ट जो याद आ रहा है, राम सुंदर, बिल्कुल, प्रॉफिट एंड लॉस से है राम सुंदर। प्रॉफिट एंड लॉस, इसको चलो प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, चलो यहीं पर ही लिख लेते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस। प्रॉफिट एंड लॉस किससे है? ये तो इनका वर्क है,
नाम क्या है? राम सुंदर। ये लीजिए, ये इंपॉर्टेंट हो गए आपके, ये तो हो गए आपके करेक्टर्स। ये सारे के सारे क्या हैं? करेक्टर्स हैं। काबुली वाला, इनका मैंने नहीं लिखा है ना, वो सेम ही नाम है एक्चुअल में। ये लो लिख देता हूं, काबुली वाला, ठीक है। पोस्ट मास्टर, और ये इनका क्या है? आर्ट वर्क है। हेमंती, हेमंती से ही है, ये तो याद रह जाएंगे। हेमंती, हेमंती से है। गोरा, गोरा से है। तो गड़बड़ कहाँ होगी? गड़बड़ वहाँ होगी जहाँ ये आर्ट वर्क हो गया, ये इनका वर्क हो गया, ये हो गया वर्क, ठीक है। और ये आपका हो गया करेक्टर, सी लिख देता हूँ यहाँ पर, करेक्टर। तो अब ध्यान क्या रखोगे? ये देखो, अलग कलर चूज करते हैं, चलो ये कर लेते हैं, ठीक है। काबुली वाला, काबुली वाला से है, ठीक है। काबुली वाला में काबुली वाला करेक्टर है, याद रह जाएगा, बिल्कुल रह जाएगा। इतना ध्यान रखना है कि काबुली वाला लिखा टैगोर ने, ऐसा नहीं हो इसको नायडू में घुसा दिया, ठीक है। पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर बहुत इजी वे में याद रहेगा, ठीक है। कादम्बिनी, द लिविंग एंड डेड का करेक्टर है, ये थोड़ा अलग है, तो इसके ऊपर ध्यान देंगे, इसके ऊपर ध्यान देंगे। तो कादम्बिनी, ये इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये अलग है। हेमंती, हेमंती कोई दिक्कत नहीं है। विनोदिनी, चोखर वाला, ये चोखर आपके वाली, ये थोड़ा अलग है, इसका ध्यान रखेंगे। गोरा, गोरा कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर भी, गोरा गोरा में कोई दिक्कत नहीं है जी। आगे बढ़ते हैं, वापस येलो कलर सेलेक्ट करते हैं। बिमला, होम एंड द वर्ड, देखो बिमला कहाँ रहती है? बिमला तो घर में ही रहेगी, और कहाँ रहेगी? और सुमन त्याग करेगी, सुमन क्या करेगी? सुमन त्याग करेगी। और राम सुंदर क्या करेगा? राम सुंदर करेगा, देखेगा भाई प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो ऐसे जुगाड़ लड़ाओ, हमें भी याद नहीं रहता है, लेकिन हम जुगाड़ लड़ाते लड़ाते कुछ ना कुछ याद रखने की कोशिश करते हैं। जिनके ऊपर घेरा, सर्कल, डब्बा कुछ नहीं बनाया है, उनको ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है। काबुली वाला, काबुली वाला, पोस्ट मास्टर, पोस्ट मास्टर, हेमंती, हेमंती, गोरा, गोरा, ये सब इजी हैं। थोड़ा ध्यान रखना है इधर कादम्बिनी के अंदर, द लिविंग एंड डेड, ठीक है। विनोदिनी, चोखर बाली, और आपका बिमला, सुमन और राम सुंदर, इसको कैसे याद रखेंगे? बिमला कहाँ रहेगी भाई? बिमला तो घर में रहेगी, और कहाँ रहेगी? और त्याग कौन करेगी? त्याग करेगी सुमन। और राम सुंदर तो प्रॉफिट लॉस देखेगा कि धंधा सही चल रहा है कि नहीं चल रहा है, तो ये देखेगा राम सुंदर। तो अब क्या करना है आपको? इनको बार बार फेरते रहना, इनका रिविजन करते रहना। तो ये जैसे जैसे रिविजन करोगे ना, तो ये आपको एकदम लाइन में सेट हो जाएगा कि भाई बिमला तो घर पे रहेगी, सुमन त्याग करेगी, और राम सुंदर नफा नुकसान देखेगा, तभी तो काम होगा। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या है क्वेश्चन? पढ़िए क्वेश्चन को। आगे क्वेश्चन है आपका, द प्रीफेस ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर अक्लेम्ड वर्क गीतांजलि वाज रिटन बाय विच रिनाउंड 20th century पोएट? भाई गीतांजलि का प्रीफेस किसने लिखा? प्रीफेस मतलब इंट्रोडक्शन, अभी बताया था आपको। ये नहीं जी, ये हो गया W.B. Yeats, ये एकदम सही जवाब होगा। पोइटिक ब्यूटी पसंद करता था, बहुत शानदार लिखते थे रविंद्रनाथ टैगोर, इनको पसंद आया तो इन्होंने इंट्रोडक्शन लिख दिया उसका, ठीक है। तो ये इसका सही जवाब हो जाएगा। तो बात क्या आ गई? रविंद्रनाथ टैगोर अक्लेम्ड वर्क गीतांजलि की। देखिए, अगर रविंद्रनाथ टैगोर है तो रविंद्रनाथ टैगोर के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ है तो वो है गीतांजलि। तो गीतांजलि को अब हम डिटेल्ड तरीके से करेंगे कि भाई गीतांजलि पे कितने क्वेश्चन बन सकते हैं। गीतांजलि, गीतांजलि को देखते हैं। सबसे पहले तो ये मालूम होना चाहिए, नए स्टूडेंट ध्यान रखे, गीतांजलि लिखी किसने? तो गीतांजलि लिखी रविंद्रनाथ टैगोर ने। ऐसा ना हो कि पता चला कि यही नहीं पता कि गीतांजलि लिखी किसने है, तो आगे तो सारी मेहनत ही ऐसे ही चली जाएगी। सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग, ठीक है, सॉन्ग्स ऑफ ऑफरिंग ये हो जाएगा। अब इसको चलिए आगे बढ़ते हैं, थोड़ा इसको करते हैं ऊपर और इसके अंदर डिटेल तरीके से
जाना स्टार्ट करेंगे। वापस ब्लू सेलेक्ट करते हैं। देखिए ओरिजिनल लैंग्वेज थी जो इसकी थी बंगाली, जो कि 1910 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ था। ठीक है, उसके अंदर थी 157 कविताएं, 157। ठीक है, तो यहां लिखते हैं हम सबसे पहले आपका ओरिजिनल, इसकी जो लैंग्वेज थी वो क्या थी जी? वो थी जी बंगाली। पोएम्स कितनी थी? पोएम्स कितनी थी? पोएम्स इसके अंदर थी 157 पोएम्स, 157 पोएम्स। प्रकाशन कब हुआ, पब्लिकेशन कब हुआ? 1910 के अंदर इसका प्रकाशन हुआ। सब्जेक्ट क्या था? सब्जेक्ट क्या था जी? सब्जेक्ट था इसका डिवोशन टू गॉड। चलो, डिवोशन टू गॉड, ये इसका क्या था? सब्जेक्ट था। ये सब्जेक्ट इधर लिखना था, इधर उधर हो गया, कोई नहीं। सब्जेक्ट क्या था? डिवोशन टू गॉड था। ये बेसिक क्वेश्चंस हैं जो गीतांजलि से आ सकते हैं, ध्यान रखना। तो ये लगभग 10-12 क्वेश्चन मुश्किल से बनेंगे, लेकिन ये आएंगे ना तो मतलब एग्जाम अपने पकड़ में आ जाएगा कि हम उस श्रेणी के अंदर रहेंगे जहां स्टूडेंट्स के क्वेश्चन सही हो रहे हैं। और ये अब चलते हैं 1912 के अंदर। आपका 1912 के अंदर इसका इंग्लिश पब्लिकेशन आया। ये भी इन्होंने ही लिखा था। इंग्लिश पब्लिकेशन कब आया? 1912 के अंदर आया। ये था सॉन्ग ऑफरिंग्स। सॉन्ग ऑफरिंग्स 103 पोएम थी। ठीक है, सॉन्ग ऑफरिंग्स कर दीजिए इसे, सॉन्ग्स ऑफरिंग, ऑफरिंग्स एक ही है लगभग। तो इंग्लिश पब्लिकेशन आया था, इसके अंदर आपके थी 103 पोएम्स। ठीक है, अब इसका अगर आप इसको बांटोगे तो देखिए 53 आपकी थी गीतांजलि से, और इसको लिख लीजिए 50 लिख लीजिए अदर। अब इसके अंदर डीप में ज़्यादा नहीं जाएंगे, केवल इतना ध्यान रखेंगे कि 53 जो पोएम्स थी जो गीतांजलि से थी, जो 50 पोएम्स थी वो अदर, जो इनका रविन्द्रनाथ टैगोर की अन्य संग्रह थे उनमें से ली गई थी। ठीक है दोस्तों, मोटो क्या था? मोटो था आई एम हियर टू सिंग दीज सॉन्ग्स। आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स। ये था इनका मोटो। किसका? गीतांजलि का। गीतांजलि का मोटो था आई एम हियर टू सिंग दी सॉन्ग्स। तो ये मोटा मोटे तौर पर गीतांजलि के ऊपर सारी जानकारी। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या जानकारी जो रह गई जी? रह गई है जो वो ये जानकारी है। ये जानकारी तो है सारी इसकी बेसिक समझ में आती है। ठीक है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका, कलर चेंज करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है आपका जो, चलो अगली स्लाइड पे ले लेते हैं। 1913 के अंदर नोबेल प्राइज इनको मिला। ये एकमात्र राइटर हैं 15 राइटर में से अपने जिनको नोबेल प्राइज मिला। अब ये भी कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये आपके थे फर्स्ट एशियन और फर्स्ट नॉन यूरोपियन। एक तो लिखिए फर्स्ट और वापस लिखिए फर्स्ट। एक तो थे ये फर्स्ट एशियन, मतलब यूरोप से बाहर भी किसी को पहले 1913 से पहले मिला ही नहीं था। ठीक है, तो ये सबसे लब्बो लुआब ये है कि 1913 में इनको नोबेल प्राइज मिला गीतांजलि के लिए। गीतांजलि लिखी गई थी बंगाली के अंदर, 1910 में लिखी गई थी। 1912 में इंग्लिश में प्रकाशन हुआ। पहले पोएम 157 थी, बाद में कितनी हुई? 103 हुई। 103 में से 53 ली गीतांजलि में से,
50 ली अन्य से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ध्यान में रखेंगे। ये गीतांजलि का पूरा एक्सप्लेनेशन। देखिए, करने को तो अपन इसको भी और ज़्यादा कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन दिक्कत ये हो जाएगी कि पहले हमारा कोई भी टॉपिक है उसका बेसिक टू इंटरमीडिएट लेवल कंप्लीट होना चाहिए। जब बेसिक टू इंटरमीडिएट कंप्लीट हो जाएगा तब उस पर एडवांस पर जाया जाता है। तो इतना ज़्यादा गहराई में गोता नहीं लगाना कि हम डूब जाएं। तो जो डिमांड है टॉपिक की उसको अच्छे से पूरा कर रहे हैं हम, अच्छे क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चंस के साथ में एक्सप्लेनेशन ले रहे हैं, उसके अंदर भी कई क्वेश्चन हमारे साथ में हो रहे हैं, ठीक है ना। तो आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है हमारा क्वेश्चन, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर। बहुत प्यारी लाइन है एंड मेरी फेवरेट लाइन सही है। वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, माइंड में कोई फियर नहीं है, एंड द हेड इज हेल्ड हाई, और हेड है हमारा सर है जो एकदम सीधा तान के रख सकते हैं। वेयर नॉलेज इज फ्री, जहां पर नॉलेज फ्री है, नॉलेज के ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है। वेयर द वर्ल्ड हैज नॉट बीन ब्रोकन अप इनटू फ्रेगमेंट्स, और हिस्सों में नहीं बढ़ रखा है वर्ल्ड, बाई नैरो डोमेस्टिक वाल्स। नैरो डोमेस्टिक वाल्स के साथ में द अबो लाइन्स आर फ्रॉम रविन्द्रनाथ टैगोर की है ही, और ये हेवन ऑफ फ्रीडम से रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की है, और हेवन ऑफ फ्रीडम पोएम है। ये कलेक्शन था, इसके अंदर खूब सारी पोएम थी। और ये लाइंस कहाँ से, इसकी शुरुआती लाइन से, वेयर द माइंड इज विदाउट फियर, रविंद्रनाथ टैगोर गीतांजलि इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, रविंद्रनाथ टैगोर वाज अवार्डेड द नोबेल प्राइज फॉर, ये आपके PYQ है, आ रखा है पहले। रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल प्राइज किसके लिए मिला, गोरा के लिए मिला, बताइए जी, गोरा के लिए मिला, ये आप बताइए। मुझे तो ऐसा ही लग रहा है कि गोरा के लिए मिला, लग रहा है मुझे तो गोरा के लिए ही मिला है। कर दें गोरा को सही, लग तो ऐसा ही रहा है कि गोरा के लिए मिला। जी ये गोरा के लिए नहीं मिला, गोरा, होम एंड द वर्ल्ड, द रैक, ये सब गलत हो जाएंगे। गीतांजलि के लिए मिला था। अभी इतना लंबा चौड़ा आपको बताया है, ये बार बार जोर क्यों दे रहा हूं मैं कि आपके दिमाग के अंदर ये छप जाए गीतांजलि वर्ड। गीतांजलि जब भी आए आपके साथ में रविंद्रनाथ टैगोर आ जाए, 1910 आ जाए, 1912 आ जाए, 157 आ जाए, 103 आ जाए, 53 आ जाए, 50 आ जाए, और उसका मोटो आ जाए, वो जो भी उसका है जो एकदम से एक मतलब 1 सेकंड के अंदर पूरी की पूरी स्क्रीन रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि की आपके दिमाग में आ जानी चाहिए। आप निश्चित रहिए, आपका सिलेक्शन को कोई रोक नहीं सकता अगर ऐसे आप तैयारी करोगे तो। रविंद्रनाथ टैगोर मोस्ट फेमस पोएम 2011 के अंदर आया है। वापस देखिए गीतांजलि पे क्वेश्चन आया। मैंने सबसे ज़्यादा गीतांजलि पे क्वेश्चन बनाया, क्यों बनाया, क्योंकि गीतांजलि इनका फेवरेट है और स्वाभाविक भी है। 15 राइटर की इतनी राइटिंग, उनमें सबसे कमाल की राइटिंग है जो गीतांजलि है। बाकी साहित्य अकेदमी अवार्ड हैं तो पहले नंबर पे तो मैं रखूंगा गीतांजलि को। उसके बाद में जो साहित्य अकादमी अवार्ड है उन सबके प्रोटैगनिस्ट, अदर करेक्टर वगैरह डिटेल में करते ही हैं। आपने देखा भी था, गाइड में हमने किया था। तो फेमस पोएम है गीतांजलि, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, बाय विच नेम टैगोर्स रिलीजन इज नोन। टैगोर का जो रिलीजन था वो किस नाम से जाना जाता था। दोस्तों टैगोर ऐसे व्यक्ति थे जो ना हिंदुइज्म को मानते थे, ना इस्लाम को मानते थे, ना क्रिश्चियनिटी को मानते थे। वो रिलीजन में विश्वास करते थे द रिलीजन ऑफ मैन, वो इंसानियत वाला रिलीजन, ठीक है, द रिलीजन ऑफ मैन के अंदर यकीन करते थे। तो ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आगे, द कन्वर्सेशन बिटवीन रविंद्रनाथ टैगोर एंड अल्बर्ट आइंस्टीन, क्या बात है। रविंद्रनाथ टैगोर ये एक बहुत बड़ी तोप, ये अल्बर्ट आइंस्टीन ये भी बहुत बड़ी तोप, ठीक है। अबाउट रिलीजन, और बात किसके बारे में कर रहे हैं कि भैया रिलीजन के बारे में और साइंस के बारे में। दो बड़ी तोपें मिलकर रिलीजन और साइंस के बारे में बात कर रही है। डॉक्यूमेंटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स, इन्होंने जो बात की, इन्होंने जो गप मारी, कुछ भी समझ लीजिए। हुआ ये था कि आइंस्टीन साहब ने फोन मिलाया अपने रविंद्रनाथ टैगोर साहब को, क्या आप भैया आ जाओ, हम बात करते हैं बैठ के रिलीजन और साइंस के बारे में। रील वील तो खूब देख लिया, थोड़ा फेसबुक वगैरह बाद में चला लेना, इंस्टा बाद में चला लेना, थोड़ा सा आके रिलीजन साइंस पे बात कर लेते हैं। तो फिर इन्होंने अपने फेसबुक से लॉग आउट हुए और फिर ये आपके इन्होंने वेस्ट गए और उन्होंने बात की। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा, आंसर होगा सी, नॉट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी।
बड़ा इंपॉर्टेंट है, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है, इससे कंफ्यूज मत होना द नेचर ऑफ रियलिटी से। ये कंफ्यूजन करने के लिए द नेचर ऑफ रियलिटी, जो भागते हुए करते हैं ना बच्चे क्वेश्चन से, वो यहीं पर अटक जाएंगे। ये एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आएगा, मान लीजिए एक बार ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, ठीक है, अब उनको रियलिटी दिखाई दे गया, द नेचर ऑफ रियलिटी दिखाई दे गया, ये ए, ये गए भाई माइनस में, मार्किंग हो गया उनका, ठीक है। अभी क्या करना है, द नेचर ऑफ रियलिटी थोड़ा आराम से पढ़िए, ठीक है, नॉट ऑन द नेचर ऑफ रियलिटी। ये सी इसका सही जवाब होगा, ए इसका सही जवाब नहीं होगा। क्वेश्चन को पूरा पढ़िए, ये आगे तरीके मैं आपको बताता रहूंगा। कई क्वेश्चन जो नोट वाले होते हैं, कई क्वेश्चन होते हैं ना नोट वाले, आई थिंक इसी के अंदर आगे आएगा, तो वहां पर क्या कीजिए आप, उस क्वेश्चन के ऊपर घेरा कर लीजिए कि भाई ये पूछ क्या रहा है। नोट वालों के ऊपर तो घेरा कर ही लीजिए, जो आपको एग्जैक्ट क्लियर रहे कि भाई ये नोट वाला क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क इज टैगोर कलेक्शन ऑफ एसेज एंड स्पीच। भाई एसेज और स्पीच का कलेक्शन कौन सा है, ये बता दो। तो ये आपका द रेक है, किंग एंड क्वीन है, राजा और रानी, नेचर्स रिवेंज, प्रकृति प्रतिशोध, द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी। वैसे इसका ये आंसर है आपका द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसका एकदम सही जवाब होगा। द रेक है जो 1921 के अंदर आया था, रेक आपका 1921 में आया था, ठीक है। और किंग एंड क्वीन, राजा और रानी, ठीक है ना, 1889 के अंदर आया था, और ये 1884 के अंदर आया था। अगर क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन आ जाए तो ये कुछ इंपॉर्टेंट होते हैं, उनके याद रखने जरूरी है। देखिए अब इसने तो 2000 से ऊपर राइटिंग लिखी है, रविंद्रनाथ टैगोर साहब ने 2000 से ऊपर राइटिंग्स लिखी है, तो हम खुद से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि हम 2000 राइटिंग्स को याद रखें। हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो इंपॉर्टेंट है को ध्यान में रखें, उनका कुछ ईयर रख सकते हैं। पहले तो ये ध्यान रख लेना कि ये लिखा किसने है, द रेक, किंग एंड क्वीन, राजा और रानी, ठीक है। ये बंगाली में लिखते थे, बाद में इंग्लिश में इनका ट्रांसलेशन होता था। तो ये राजा और रानी है, ये प्रकृति प्रतिशोध है, नेचर्स रिवेंज, ठीक है। तो ये हो जाएगा वैसे द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी, ये इसका सही जवाब हो जाएगा। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज टैगोर्स कलेक्शन ऑफ एसेज एंड स्पीच, ये द वॉइस ऑफ ह्यूमैनिटी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। Tagore concerns for education led him to establish a great center of arts and ideas. What is the name of the center? विश्व भारती यूनिवर्सिटी एट शांति निकेतन, दिल्ली यूनिवर्सिटी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज वाराणसी, ए इसका सही जवाब हो जाएगा। विश्व भारती यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना भी की थी, नोबेल प्राइज से जितना रुपया मिला सारा का सारा इधर लगा दिया था इन्होंने, ठीक है दोस्तों। आगे बढ़ते, आगे क्या है, विच इज नॉट ए प्ले बाई टैगोर। एक मैं बता देता हूँ, मैं बताना आपको भूल गया कि हमारा टेलीग्राम चैनल एक्टिव हो गया है, और जो क्लास के नोट्स हैं वो टेलीग्राम चैनल के ऊपर डालने स्टार्ट कर दिए हैं। तो सरोजिनी नायडू, आपका जब ये क्लास देखोगे उससे पहले सरोजिनी नायडू का डल चुका होगा, आर के नारायण का भी डल चुका होगा, और इसका भी आज ही डाल देंगे, कोशिश ये करेंगे। तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम के ऊपर नोट्स डालना, ये सारे के सारे नोट्स डालने स्टार्ट कर दिए हैं, ठीक है। विच इज नॉट ए नोट, नोट आ गया, नोट के ऊपर घेरा कर लो, ठीक है। विच इज नॉट ए प्ले बाई टैगोर, टैगोर के द्वारा कौन सा प्ले नहीं है। देखो ये तो अभी पढ़े थे, किंग और क्वीन, राजा और रानी, ये है, ठीक है। और कौन सा आपका किंग एंड क्वीन कब आया था, अभी लिखा था 1890 के अंदर आया था। पोस्ट ऑफिस कब आया था, 1912 के अंदर आया था, जब गीतांजलि इंग्लिश में आई उसी साल, समझ लीजिए। और चंद्रलिखा, चंद्रलिखा कब आया, चंद्रलिखा आया 1933 के अंदर, ये भी प्ले ही है, ध्यान रखना, ठीक है। ये आपके तीनों के तीनों प्ले हैं, ठीक है। वर्क है, कुछ भी समझ लीजिए, इसमें ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। ये दत्तानी का वर्क है, महेश दत्तानी का वर्क है, ये इसका सही जवाब आ जाएगा, क्योंकि पूछा नोट है, पूछा क्या है, नोट पूछा है, इसलिए तारा, तारा महेश दत्तानी का वर्क है, तो ये आ जाएगा। महेश दत्तानी हमारे सिलेबस में नहीं है, तो ज़्यादा जोर देना नहीं है वहाँ पर। जोर कहाँ पर देना है, किंग एंड क्वीन के अंदर, राजा और रानी 1890,
पोस्ट ऑफिस 12 और चंद्रलिखा 1933, यहां ध्यान रखेंगे बस। रविंद्रनाथ टैगोर्स पोएम द चाइल्ड बड़ी इंपॉर्टेंट है। इट्स यूनिक इन दैट इट वॉज हिज सोल ओरिजिनेटेड क्रिएशन इन इंग्लिश। इंग्लिश में ये एकमात्र कविता उन्होंने लिखी थी। पहले लिखते थे बंगाली में, बंगाली से ट्रांसलेशन होता था इंग्लिश के अंदर, लेकिन ये क्या है, ये इंग्लिश में ही लिखी थी। व्हाट इज द बंगाली टाइटल, बाद में बंगाली में इसको अनुवाद किया, अंडर विच इट वाज लेटर ट्रांसलेटेड। तो ये पूछ रहा है कि भाई एकमात्र कविता कौन सी है, ये खुद ही बता रहा है कि भाई ये है द चाइल्ड। बंगाली में लिखी, फिर उसका बंगाली में अनुवाद किया, सॉरी इंग्लिश में लिखी, बंगाली में अनुवाद किया। तो बंगाली में क्या नाम था, तो बताओ भाई। छोटे चेले, ये भी ठीक लग रहा है मुझे तो। शिशु तीर्थ, ये भी ठीक लग रहा है। बालक और छोटा बच्चा, ठीक है। तो अब जो स्टूडेंट पढ़ के नहीं जाता है, या फिर जो फेरा नहीं था, जो रिवीजन नहीं करता है, बोलते ना विद्या बिसर जाए, तो जिसने रिवीजन नहीं किया है, निश्चित तौर पे उसके लिए ये एक डायलेमा से कम नहीं है, और उसको लगेगा कि सभी ऑप्शन सही है, या फिर वो एक निकाल भी लेगा, दो निकाल लेगा, तो दो में तो वो कंफ्यूज होगा ही होगा। तो रिवीजन जरूरी है। जिसका रिवीजन होगा उसको पता होगा कि इसका आंसर होगा शिशु तीर्थ, बी इसका सही जवाब होगा। आगे बढ़ते हैं। इन विच नॉवल डज द प्लॉट रिवॉल्व्स अराउंड द प्रॉब्लम्स ऑफ मैरिज। भाई प्रॉब्लम ऑफ मैरिज की बात कौन सा नॉवल करता है, एंड फीचर 2 मैरिज पार्टीज बीइंग ड्रॉन इन ए बोट रेक। तो भैया द रेक ये प्रॉब्लम ऑफ मैरिज की बात करता है, ये है इसका एकदम सही जवाब। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। हु इज द राइटर ऑफ माई रेमिनेंसेज एंड माई बॉयहुड डेज। ये देखिए माई रेमिनेंसेज एंड माई बॉयहुड डेज, ये पहली बात तो रविंद्रनाथ टैगोर तो आंसर होगा ही इसका, ठीक है। तो ये इनका ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है। कैसा वर्क है, ऑटोबायोग्राफिकल वर्क है, ये ध्यान रखेंगे। तो कुछ वर्क दे दिए, वहां पूछ लिया कि ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन सा है, तो माई रेमिनेंसेज मेरी यादें, माई बॉयहुड डेज मेरे वो जब मैं लड़का था वो दिन, तो इसके अंदर उनके संस्मरण लिखे हुए हैं। तो माई रेमिनेंसेज एंड माई बॉयहुड डेज, इसका आंसर होगा रविंद्रनाथ टैगोर। लेकिन इस क्वेश्चन को आप उल्टा ज़्यादा याद रखने की कोशिश करना कि रविंद्रनाथ टैगोर के ऑटोबायोग्राफिकल वर्क कौन से हैं, बजाय इसका। ये बहुत इजी मोड के अंदर है कि भाई अभी हम रविंद्रनाथ टैगोर पढ़ रहे हैं, आपको मालूम है कि रविंद्रनाथ टैगोर आंसर होगा, लेकिन इस क्वेश्चन को ऐसे याद करना कि भाई ऑटोबायोग्राफिकल वर्क रविंद्रनाथ टैगोर के कौन से हैं। तो ये हो जाएगा माई रेमिनेंसेज एंड माई बॉयहुड डेज। ये इस तरीके से करेंगे और आएगा भी इसी तरीके से, ऐसे नहीं आएगा क्वेश्चन ये, ठीक है। इन रविंद्रनाथ टैगोर पॉलिटिकल नॉवल गोरा, जो कि 1923 के अंदर आया था, ठीक है, 1923 के अंदर आया अपना ये गोरा। कुछ इंपॉर्टेंट है उनका ध्यान में रखेंगे, क्रोनोलॉजिकल क्वेश्चन सही करना है हमको। व्हाट सेंट्रल थीम इज एड्रेस्ड एंड व्हाट सोसाइटल इशू डज द नॉवल डिनाउंस। किसको क्रिटिसाइज करता है, डिनाउंस करता है, क्रिटिसाइज करता है, कौन से सोशल इशू को। द रोल ऑफ विमेन इन मॉडर्न इंडिया एंड द पैट्रियार्की, नहीं जी। द इंडिविजुअल्स रोल इन रेनेसेंट इंडिया एंड कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी, ये इसका सही जवाब होगा। इम्पैक्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल, ये नहीं होगा, और कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन ट्रेडिशनल, ये भी नहीं होगा। तो सही जवाब क्या होगा, द इंडिविजुअल्स रोल इन रेनेसेंट इंडिया एंड कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी। 1923 के अंदर आया था, गोरा आया था, कास्ट रिडन हिंदू सोसाइटी की बात करता था, ठीक है दोस्तों। तो ये इसका सही जवाब होगा बी। आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ टैगोर्स पोएम इन विच ही प्रेज टू गॉड टू अवेकन हिज कंट्रीमैन इनटू सच ए स्टेट ऑफ फ्रीडम वेयर द माइंड विल बी फ्री फ्रॉम फियर, हेवन ऑफ फ्रीडम। इसका मैंने आपको एक्सप्लेनेशन में बता ही दिया, गीतांजलि की पोएम है ये। तो हेवन ऑफ फ्रीडम इसका सही जवाब हो जाएगा, बाकी सारे गलत जवाब है। इंपॉर्टेंट चीजें ले रहे हैं हम। व्हाट इज द नेम ऑफ एन इंडियन राइटर हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ बांग्लादेश एंड इंडिया, ये बताइए। और इसी आदमी ने आपका
इसी आदमी ने 3 जगह का लिखा है आपका नेशनल एंथम। एक तो बांग्लादेश का लिखा है, इंडिया का लिखा है अमर सोनार बांग्ला ऐसा कुछ है, इंडिया का जनगण मन है ही, और श्रीलंका का भी लिखा है। देखिए एक श्रीलंका का भी लिखा है। तो एक तो ये कंट्री हो गया, दूसरा ये हो गया श्रीलंका का, आपके श्रीलंका माथा लिखा, अमर सोनार बांग्ला आपका बांग्लादेश का लिखा, और जनगण मन इंडिया का लिखा। जो श्रीलंका का लिखा था बंगाली के अंदर, उसका अनुवाद इनके शिष्य ने ही किया और बाद में वो अपना लिया गया, सिंहल भाषा के अंदर ऐसा कुछ है उसमें किया। तो सबसे पहले तो आंसर पे आ जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर। तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन कई बार क्या होता है ना, एग्जाम के अंदर 150 क्वेश्चन आएंगे, जरूरी नहीं सारे के सारे डिफिकल्ट ही है, कुछ इजी क्वेश्चंस भी आते हैं। तो हमको एक बेसिक क्वेश्चन है कि 3 जगह का राष्ट्रगान इन्होंने लिखा है, नेशनल एंथम लिखा है, अपने आप में इम्पोर्टेंट है। तो वापस बता देते हैं, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम के ऊपर PDF फाइल डाल दिए गए हैं। जब आप ये क्लास देख रहे होंगे तब तक RK नारायण और सरोजनी नायडू की क्लास का PDF उसके अंदर डाला जा चुका है विथ आंसर्स। और आपको क्या करना है, फेरते रहना है, फेरते रहना है। फेरा नहीं था, बीरबल बोल के गया है, मैं नहीं बोल रहा हूँ, फेरा नहीं था, तो आपको फेरते रहना है। इसके अलावा आपका क्या काम है, इसके अलावा रोज वाला काम आपका चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। जो स्टूडेंट अभी वीडियो देख रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब करके नहीं जा रहे हैं, उनको सब्सक्राइब करना है चैनल को। जो सेकंड ग्रेड इंग्लिश की हम तैयारी करने वाले हैं, यहाँ पर बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर डालने वाले हैं डेडिकेटेड टू सेकंड ग्रेड, तो उससे आपको चूकना नहीं है। लिटरेचर पार्ट में आपका इतना अच्छा कराने वाला हूँ, 150 में से करीब 81 क्वेश्चंस, करीब 80 क्वेश्चंस थे ना, 80 से ऊपर वो लिटरेचर पार्ट से थे। तो इस बार हमको इतना अच्छा करना है कि अगर एग्जामिनर लेवल भी बढ़ा लेना एग्जाम का, तो भी हम 90% क्वेश्चंस उनको इजी वे के अंदर सॉल्व कर सकें। और अच्छे से करोगे, टाइम भी बचेगा। जिनकी ये दिक्कत आ रही है कि भाई टाइम नहीं बचता है, हमारा तो क्वेश्चन छूट जाता है, तो फेरते रहो, टाइम बचता रहेगा। ठीक है दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और अपना टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन कर लीजिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लेंगे अमिताभ घोष। कल का जो सेशन होगा ना, वीडियो सेशन, उसके अंदर अमिताभ घोष। मेरे को महेश नाम के स्टूडेंट ने बोला भी था कि अपना यूट्यूब का स्टूडेंट है, उसने बोला कि भाई सर बता दिया करो, हम पहले से प्रिपेयर होके रहेंगे, उससे पढ़ेंगे। बड़ी अच्छी बात लगी मुझे ये महेश की, कि हम अब से आपको बता देंगे कि अगला टॉपिक कौन सा ले रहे हैं। तो अगला टॉपिक है आपका ये अमिताभ घोष। उसको तैयार कर लीजिए, जो तैयार कर सकते हैं वो तैयार कीजिए। थैंक यू वेरी मच।